अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एटमी जंग के खदशात, सियासी और गैर सियासी हैयत का सालिम तगय्युर और तहरीक इंसाफ का बका की जंग में अदम एतमाद की तहरीक का आखिरी दाव। रियासत पाकिस्तान के इस बदलते तनाजुर ने हुकूमत को फिल वक्त लेजिटिमेसी, इदारों को मजबूत शनाख्त और ऐवान की सबसे बड़ी जमात को कमजोर तरीन पोजीशन पर ला खड़ा किया है। मगर खबर गर्दिश में है कि तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा कर चुकी है। मुज़ाकरात, ग्रैंड अलायंस, मुल्कगीर एहतजाज, अदम एतमाद की तहरीक इंसाफ की अब तक कोई भी सियासी हिकमत अमली सियासी बका की जंग में कारगर साबित नहीं हुई। और इतलात हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से होने वाली गुज़िश्ता मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद के मामले को आगे बढ़ाने का प्लान सामने आया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि स्पीकर और वजीर आजम दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रोका है, जबकि जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को सिरे से अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कुछ मालूम ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ सर। लेकिन उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, तो इसका मतलब पार्टी में कोई इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ नहीं, उन्होंने किस अंदाज में कहा है, क्योंकि कोई हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। पाक भारत जंग के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस, हुकूमत का एतमाद गोया हमालिया को छू रहा है। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी वसूख से दावा कर रहे हैं कि हमने मुईशत को बेहतर कर लिया, सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, शौक से अदम एतमाद लाइए, मगर इसकी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की सरहदों की कामयाब हिफाजत करने और पाक भारत जंग में वाज़े बरतरी के बाद इदारे भी अपनी साख में ये एतमाद बराबर महसूस कर रहे हैं। तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ नाकदीन को जवाब देते हुए बोले कि तुम कौन होते थे कि जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से। एक जंग जीतने के बाद गुज़िश्ता 48 घंटों में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। ये जंग डिप्लोमेटिक यानी कि सफारती बुनियादों पर लड़ी जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफारती महाज पर बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया है। भारत ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के 7 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल सफारती टीमें तश्कील दे दी हैं कि जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और दीगर कलीदी शराकतदारों का दौरा करेंगी। इन टीमों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकातें करके ऑपरेशन सिंदूर के जवाब पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ पेश करें। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने 70 ममालिक के दिफाई और सफारती नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग देने का फैसला किया है कि जिसमें दावा किया जाएगा कि पहलगाम हमले में फायरिंग करने वाले अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीमों से था। इस ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीर, रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू, दीगर इंटेलिजेंस मालूमात पेश की जाएंगी ताकि अपनी नाकामी को छुपाया जा सके। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को भी आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सफारती वफ़द भेजने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंपी है। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस बात की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान का आला सतही सफारती वफ़द यूरोप, अमरीका भेजा जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर शेरी रहमान, हिना रबानी खर वफ़द में शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के वफूद में फ़र्क यह है कि भारत में इस खसूसी वफ़द में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात को भी शामिल किया गया है। हत्ता कि कांग्रेस के ही रुकन को इस वफ़द का हेड बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में इस अहम तरीन वफ़द से ऑपोजिशन को दूर रखा गया है, जिसका गिला भारहा ऑपोजिशन ने आज खुलकर किया। बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। इससे हुकूमत की तंग नजरी, इससे हुकूमत का जो एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो। हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ़द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द अपने खर्चे पे भेजेंगे। गो के नजम सेठी की खबर तहरीक इंसाफ के रोल के हवाले से, किरदार के हवाले से और इमरान खान से रवाबित के हवाले से पिछले एक हफ्ते की कुछ यूं रही है। इस खबर की तरदीद भी सामने आ रही है और प्रोग्राम में आगे बढ़कर 2 सीनियर बाखबर सहाफियों से मजीद आपको खबर देंगे। लेकिन इन खबरों में कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। बैनुल अक़वामी मीडिया ताहाल एज वी स्पीक एटमी जंग के खदशात जाहिर कर रहा है।
برطانوی پارلیمنٹ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر میں ایٹمی جنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے از سرے نو سفارتی روابط اور بات چیت کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ بات دارالعلوم کی خارجہ امور کمیٹی کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ کہی گئی ہے کہ جو برطانیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں ایک وسیع تحقیق کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں مزید بین الاقوامی برادری خصوصاً امریکہ اور برطانیہ پر اس معاملے میں غیر فعال ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے حالیہ تنازع کے دوران ذمہ داری، صبر اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں دفاعی حکمت عملی اپنائی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے بھارت کے جارحانہ رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے اور خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ درینہ کشمیر تنازع خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور یہ ممکنہ طور پر ایٹمی تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جبکہ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اخبار کے مطابق اربوں ڈالر کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں عملی میدان میں بے اثر ثابت ہوئے۔ دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چین سے حاصل کردہ جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، جو ڈرونز ہیں، جو ہائپرسونک میزائل ہیں، ان سب نے مل کر پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ آج ہی پاک بھارت سیز فائر کے بعد پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات متوقع ہے۔ چین کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے ملاقات کے لیے چین پہنچ گئے ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ وفد میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں ملاقات بھی کریں گے۔ اس کے لیے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی کل چین پہنچیں گے۔ پاکستان کو اس وقت داخلی اور خارجی محاذ پر لڑنا ہے، مکمل طور پر چکنا اور تیار رہنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں یکسوئی ناگزیر ہے۔ کیا تحریک انصاف کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے؟